बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को जो है वो उसकी मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम्स देखे और हमने देखा कि मोनोपोली में एक फर्म हमेशा प्रॉफिट कमाती है और बेशक वो लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो। अब मोनोपोलिस्ट अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ इख्तियार करते हैं। तो एक स्ट्रेटजी जो आज हम डिस्कस करेंगे वह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ लीगल अनलेस इट सब्सटेंशियली लिमिट्स कंपटीशन। फर्म्स विल एक्टिवली प्राइस डिस्क्रिमिनेट इन एन एफर्ट टू एनहांस प्रॉफिट। अब फर्म्स जो है वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं ताकि अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकें। अ फर्म विद मोनोपोली पावर हैज़ सम कंट्रोल ओवर आउटपुट प्राइस व्हेन इट इज़ फेसिंग अ नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। अब मैंने आपको कल बड़ी तफसीलन बताया था कि मोनोपोलिस्ट अपनी मर्ज़ी से कीमत डिटरमिन नहीं करता, बल्कि उसे एक फेस करनी पड़ती है डिमांड कर्व, कंज्यूमर की डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस करनी पड़ती है। वो मे बी एबल टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल, आमतौर पे आपने देखा होगा शॉपकीपर्स मुख्तलिफ मौक़ों पर कीमतें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर देते होते हैं, ठीक है, ईद से पहले, ईद के बाद, रमज़ान से पहले, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि कुछ शॉपकीपर्स हैं वो ईद के दिनों में जो है या खुशी के दिनों में अपनी प्राइसेस को कम या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। जनरली अ फर्म डिज़ायर टू सेल एडिशनल आउटपुट इफ़ इट कैन फाइंड अ वे टू डू सो विदाउट लोअरिंग प्राइस ऑन यूनिट्स it is currently selling by separating market into two or more segments called price discrimination. Simple, very straightforward. एक चीज़ दो मुख्तलिफ कीमतों पर, ठीक है, तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो इस लेक्चर में हमारा एम है वो है कि फर्म्स हमेशा ऐसी कोशिशें करती रहती हैं जिसमें वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करें, ठीक है। फॉर अ फर्म्स इन लॉन्ग रन सर्वाइवल इट मस्ट कॉन्स्टेंटली डिवाइस नोवेल प्राइस टेक्निक टू एनहांस प्रॉफिट्स। Firms who first develop such pricing techniques can earn pure profit. Firms who do not in the long run will fail. Okay, so बड़ी सिंपल सी बात है कि फर्म जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने की, प्रॉफिट एनहेंस करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, और जो फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती रहती है, ठीक है, वो फर्म प्रॉफिट अर्न्स करती है, और जो नहीं करती वो लॉन्ग रन में उसके फेल होने के इम्कानात हैं। वी फर्स्ट स्टेट अंडरलाइंग मार्केट कंडीशन रिक्वायर फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद विल डेवलप कैटेगरीज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर हम देखेंगे कि एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इफेक्ट ऑफ ईच टाइप, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वेलफेयर इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे और एफिशिएंसी इफ़ेक्ट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड प्राइसिंग स्ट्रेटजी सच एज टू पार्ट टैरिफ, राइट। देन सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफर पोटेंशियल सोशल बेनिफिट्स, ये हम देखेंगे। और इफ़ अ फर्म डिड नॉट प्राइस डिस्क्रिमिनेट इट माइट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड कमोडिटी। Third degree price discrimination segments the market, so for instance into foreign or domestic markets. Then we'll discuss quality discrimination. Generally some implication associated with price discrimination hold for quality discrimination as well. In large companies, applied economists are actively developing method for price discrimination. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आफ्टर डीरेगुलेशन ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन इकोनॉमिस्ट डेवलप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग प्रॉफिट।
जैसे कि वीकेंड पर जो है टिकट्स जो है उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। आपको मालूम है कि अगर आप यहाँ से कराची जाना चाहें इस्लामाबाद से, और अगर आप दिन में या सुबह की फ़्लाइट लें तो वो टिकट महंगा होता है, और अगर रात की फ़्लाइट हो जिसे नाइट कोच कहते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो ऐसी जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो देखते रहते हैं कि किस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट करके प्रॉफिट को बढ़ा सकें। ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, in terms of demand elasticity, if elasticity associated with market segments are the same, no incentive on part of firm to price discriminate। दो मार्केट्स हैं, ठीक है। मुझे याद है शायद मैंने आपको मिसाल दी थी जिना सुपर की और राजा बाज़ार की, ठीक है, या लाहौर के हवाले से देखें तो लिबर्टी मार्केट और अनारकली। अगर इन दोनों मार्केट्स के अंदर कंज्यूमर की प्राइस इलास्टिसिटी सेम है तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोई इम्कान ही नहीं। ठीक है। सो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें ये देखना है कि जो दो हमने जो है वो एरियाज़ जो है डिटरमिन किए हैं, वो जैसे कि लोकल और फॉरेन अगर कहेंगे, अगर जो इलास्टिसिटी लोकल जो है ना मार्केट में है वो अगर फॉरेन मार्केट में है तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मार्केट्स में इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड डिफरेंट। ठीक है। देन आप देखिए कि अब एक और इसमें बिल्कुल इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि चूँकि जो लोग जिना सुपर में हैं वो उनकी डिमांड लेस इलास्टिक है, ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेगा। ठीक है। और जो राजा बाज़ार में कंज्यूमर है वो मोर इलास्टिक है, तो जो मोनोपोलिस्ट है उनकी से कम प्राइस चार्ज करेगा। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए कि राजा बाज़ार के लोग जो है वो अगर जिना सुपर में जो कंज्यूमर है वो राजा बाज़ार इजीली अप्रोच कर ले और वहाँ पे आना जाना शुरू कर दे, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। या ये भी है कि अगर किसी शख्स ने राजा बाज़ार से वो चीज़ खरीदी और जाके फिर रीसेल कर दे जिना सुपर में, तो फिर भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो पॉसिबिलिटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की नहीं रहेगी। ठीक है। So ability to segment market exist if resale becomes so difficult that it becomes impossible to purchase a commodity in one market and sell it to another, right? So existence of different demand elasticity for each market segment. So एक दो मार्केट सेगमेंट्स हों, दो सेपरेट मार्केट्स, उसके दरमियान जो है आपकी उधर दोनों तरफ कंज्यूमर्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो, और फिर ये भी मुमकिन ना हो कि वो इधर का कंज्यूमर उधर चला जाए। ठीक है। और ये भी मुमकिन ना हो कि एक जो सस्ती मार्केट है वहाँ से चीज़ परचेज करके कोई रीसेल कर दे। तो अगर ये एबिलिटी मोनोपोलिस्ट में मौजूद है तो देन ही कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइस। ओके। नाउ और A firm may price discriminate across any category of consumer, right? So वो consumer की category according to income level भी हो सकती है, type of businesses भी हो सकते हैं, और फिर quantity purchased भी हो सकती है। quantity purchase आपको पता है ना, अगर आप कोई चीज़ थोड़ी मिकदार में लें तो वो आपको महंगी मिलेगी, और अगर बल्क में लें तो वो आपको सस्ती मिलेगी। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ डिस्क्रिमिनेट किया जाए। इनकम लेवल के हवाले से भी आपको अच्छी तरह से मालूम है, और फिर जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे मैंने दो मुख्तलिफ जगहों का आपको मार्केट्स के बताया, फिर टाइम ऑफ द डे, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरह से देख लें कि दोपहर के वक्त चूँकि लोग ऑफिस में, स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं, तो दोपहर के वक्त जो सिनेमा में फ़िल्म लगती है वो निस्बतन उसका टिकट सस्ता होता है, और इवनिंग में जो है वो निस्बतन महंगा होता है। तो इस तरह से, ठीक है। फिर ब्रांड नेम और एजेस, ये सारी चीज़ें जो है ना फर्म में प्राइस डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग अक्रॉस एनी कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर, राइट? सो मे बी इनकम लेवल का हो, टाइप ऑफ बिजनेसेस का हो, क्वालिटी परचेज का हो, ठीक है, और जोग्राफिकल लोकेशन हो, टाइम ऑफ द डे हो, ब्रांड नेम और एज ऑफ द कंज्यूमर में। ठीक है। अब आपको मालूम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो जो गरीब मरीज़ होता है उससे कम भी चार्ज कर सकता है, और जो उससे अमीर उससे ज़्यादा चार्ज कर सकता है। फ्रूट वाले की मिसाल मैंने आपको दी थी। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन हाउ अ मार्केट कैन बी सेगमेंटेड
economists have categorized various type of price discrimination into first, second and third degree price discrimination. Okay, so जनरली आपको इससे पहले कि हम ये तफसीलन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाएं और आपको समझाएं, जनरली एक सादा सा क्रूड तरीके से आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं. अगर ठीक है दो प्राइसेस पर चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ प्राइसेस पर दो मुख्तलिफ जगहों पर बेची जा रही हैं, ठीक है, तो हम इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. ठीक, और अगर दो से ज़्यादा जगह प्राइसेस पर ये बेची जा रही है सेकंड डिग्री, और अगर विलिंग टू परचेज राइट का कंसेप्ट ज़हन में रख के जितना कंज्यूमर का सरप्लस है, ठीक है, वो जो फर्म है अपना प्रॉफिट बना ले. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, वो एक चीज़ है बाल पॉइंट है, वो 10 रुपए में ख़रीदना चाहता है और वो 5 रुपए में से मिल जाता है, तो इसका मतलब है जब 5 रुपए मिलेगा तो 5 रुपए से बच गए. ठीक है, वो उसकी पावर ऑफ परचेज और विलिंग टू परचेज जो है वो 10 रुपीज़ पर ही वॉज रेडी टू बाय द बॉल पॉइंट, बट इक्विलिब्रियम प्राइस 5 थी तो 5 रुपए उसका कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, तो वो 5 रुपए भी उस कंज्यूमर की जेब से निकाल लिए जाते हैं. जो 9 का लेने को तैयार था और 5 में मिल रहा था तो वो उससे 9 का जो है वो बॉल पॉइंट उसे बेच दिया जाता है. तो इस तरह से जितना भी कंज्यूमर का सरप्लस है वो उसकी जेब से निकाल कर प्रोड्यूसर एज अ प्रॉफिट अपने पास रख ले. ठीक है जी, तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन राइट. सो इस तरह से अब हम इसको तफसीलन देखेंगे और इसमें जो है टेक्निकली इसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो कंप्लीट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या इसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. इट अकर्स व्हेन इट इज पॉसिबल टू सेल ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैक्सिमम प्राइस ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. ठीक है, हर यूनिट उस कीमत पे बेचा जाए जिस पे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत देने को तैयार था. ठीक है नहीं. सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व टैपिंग डिमांड कर्व. सो जो फर्म है, मोनोपोलिस्ट है, वो कंज्यूमर की डिमांड को टैप करती है. ठीक है, आपको याद है ना डिमांड कर्व कैसे बनती थी. ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस लेवल कंज्यूमर कितना खरीदने को तैयार है. ठीक है, सो प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 10 है और कंज्यूमर 1 यूनिट लेने को तैयार है, प्राइस 9 हो गई तो 2. ठीक है, आप देखें प्राइसेस गिर रही हैं और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो ये फर्म टैप करती है. ठीक है, कि किस कदर एक कंज्यूमर प्राइस किसी चीज़ की देने को तैयार है. ठीक है, वो जितनी देने को तैयार है फर्म्स उनसे वसूल कर लेती हैं. ठीक है जी, तो बेसिकली वो कंज्यूमर का सरप्लस बनना था जो फर्म वसूल कर रही हैं. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें फर्म जो है वो कंज्यूमर की डिमांड को टैप कर लेती है, उसका अंदाज़ा लगा लेती है. ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज सोल्ड टू ए कंज्यूमर विलिंग टू पे हाईएस्ट प्राइस राइट. सो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर बॉल पॉइंट 10 रुपए का है तो एक कंज्यूमर लेने को तैयार है, तो उस जो एक लेने को तैयार है उसको वो बॉल पॉइंट 10 का ही दिया जाएगा. ठीक है, और दूसरा कंज्यूमर जो 9 पे लेने को तैयार था, ठीक है, अगर 10 होती तो वो ना लेता. ठीक है, 9 पे लेने को उसको 9 का जो है ना बॉल पॉइंट बेच दिया जाता है. सो सेकेंड यूनिट टू ए कंज्यूमर विलिंग टू पे अ स्लाइटली लोअर प्राइस. ओके, जो दूसरा यूनिट उसको बेचा जाता है थोड़ी सी कम कीमत देने को तैयार था, एंड सो ऑन. और ये सिलसिला चलता रहता है until demand curve intersect small short run marginal cost curves right. In this case demand और average revenue curve become marginal revenue curve right. So इस सूरत में आपको याद है ना average revenue का कर्व ऊपर होता है, marginal revenue का कर्व नीचे होता है. तो इस केस में फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो है वो जो डिमांड कर्व है वही माइनर रेवेन्यू कर्व बन जाता है, वही एवरेज रेवेन्यू कर्व बन जाता है. ठीक है, अ फर्म इंक्रीजेस सप्लाई, प्राइस डिक्लाइंस ओनली फॉर एडिशनल कमोडिटी सोल्ड फॉर नॉट फॉर ऑल कमोडिटी सप्लाइड. दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से समझना. वो ये कि अगर सप्लाई बढ़ती है, ठीक है जी, तो सप्लाई बढ़ जाने से ठीक है हम अंदाज़ा तो यही लगाएंगे ना कि अब जो है प्राइसेस कम हो गई हैं तो लोगों को सस्ती, नहीं, ऐसा नहीं है. तो फर्म जब सप्लाई बढ़ाती है ना तो प्राइस डिक्लाइंस उनके लिए प्राइस कम होती है जिन्होंने मज़ीद लेना है. ठीक है, जिन्होंने कोई चीज़, वो चीज़ जो बॉल पॉइंट की मिसाल है, वो मज़ीद बॉल पॉइंट लेने हैं. ठीक है, वो जो पहले वाले कंज्यूमर उनको उसी प्राइस पे मिलेगा. ठीक है, सो
as firm increases supply, price declines only for additional commodity sold, राइट. सो प्राइस गिरेगी, लेकिन किसके लिए? जो सप्लाई बढ़ने से एडिशनल जो आपने चीज़ें बेचनी है, एडिशनल बॉल पॉइंट जैसे हमने मिसाल दी थी वो बेचने, उसके लिए प्राइस गिरेगी. नॉट फॉर ऑल कमोडिटीज़, हर जितनी वो सारी कमोडिटीज उनकी प्राइस नहीं गिरेगी, राइट. नाउ लुक एट दिस डायग्राम, सॉरी लुक एट दिस टेबल. नाउ एक्चुअली ये टेबल मुझे बिल्कुल इस लेक्चर के आखिर में आपको जो है वो दिखाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होती. लेकिन ये जब हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे तो विल कम बैक एंड विल गो थ्रू दिस टेबल अगेन. बट लेट्स सी नाउ. आप देखें कि ये जो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर एक जो है वो डिग्रीज लिखा हुआ है नीचे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ये डिग्रीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, राइट. सो अब आप देखें कि आउटपुट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस, राइट. सो ये चाहे फर्स्ट ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो या सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो या थर्ड डिग्री हो, ये तीनों में ये जो है ये बात कॉमन है. कौन सी वाला? कि output is sold to different consumers at different prices. So it means all forms of price discrimination. Sorry, all forms of price discrimination. Then देखिए, output is sold for maximum price each consumer is willing. ठीक है? So this is only in case of first degree, not in second, neither third degree, right? So चीज़ को बेचा जाता है किस कीमत पर? जिस कीमत पर कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइस देने को तैयार था. ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबल है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देन प्राइस डिफर अक्रॉस द कमोडिटी यूनिट, नॉट अक्रॉस द कंज्यूमर. सो ये देखिए, प्राइस डिफरेंट होती है अक्रॉस द कमोडिटीज़, राइट, नॉट द कंज्यूमर. कमोडिटीज़ में प्राइस में डिफरेंस होता है. कंज्यूमर किसी तरह का भी कंज्यूमर हो उसको एक ही कीमत में दिया जाता है. ठीक है जी. तो वो फर्स्ट डिग्री में होता है. यानी कि इस सूरत में आप देखें कि प्राइस डिफर्स अक्रॉस द कमोडिटी यूनिट्स, नॉट अक्रॉस द कंज्यूमर. ठीक है. देन आप देखें ये ओनली पॉसिबल है किसमें? सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में. और प्राइस डिफर अक्रॉस द कंज्यूमर, नॉट अक्रॉस द कमोडिटी. ठीक है, ये कंज्यूमर में डिफरेंस होता है, कमोडिटी में डिफरेंस नहीं होता. ठीक है जी. तो ये थर्ड डिग्री में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पॉसिबल है. ठीक है. सो आपने देखा कि आउटपुट इज सोल्ड एट डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस. सो ये चूंकि डेफिनेशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में भी होगा. आउटपुट इज सोल्ड फॉर द मैक्सिमम प्राइस ईच कंज्यूमर इज विलिंग, ओनली पॉसिबल इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री में, सेकंड और थर्ड में पॉसिबल नहीं है. ठीक है. प्राइस डिफर्स अक्रॉस द कमोडिटी यूनिट, नॉट अक्रॉस द कंज्यूमर, ये पॉसिबल है सेकंड डिग्री में. और प्राइस डिफर अक्रॉस द कंज्यूमर, नॉट अक्रॉस द कमोडिटी यूनिट, ये थर्ड डिग्री में पॉसिबल है. ठीक है. आप देख लें, इसकी एग्जांपल्स देखें. जैसे कहते हैं प्राइस डिफर अक्रॉस द कमोडिटी यूनिट, नॉट अक्रॉस द कंज्यूमर. जैसे सेल फोन मिनट्स एंड सीरियल पैकेजिंग है, राइट. तो अगर आप रात को सेल फोन का इस्तेमाल करें तो आपको मिनट सस्ते मिलते हैं, दिन को इस्तेमाल करें तो महंगे मिल रहे हैं, राइट. सो इसी तरह से जैसे कि खुशी के दिनों में, ईद के दिनों में चीज़ों की कीमतों में फ़र्क आ जाता है. फिर जो सीनियर्स का डिस्काउंट होता है, जो सीनियर लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनका डिस्काउंट है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस डिफर कर रही है अक्रॉस कंज्यूमर, राइट. कि खुशी के दिनों में जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कीमत, सीनियर डिस्काउंट, जो अबव 60 होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, राइट. तो जैसे कि कैंपस पार्किंग है, ठीक है, टीचर्स को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा, विजिटर्स को नहीं मिलेगा. तो ये प्राइस डिफर कर रही है अक्रॉस द कंज्यूमर, not across the commodity unit, right. While price differ across the commodity unit, not across the consumer, ये किस में होता है? सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में. और ये याद रखिएगा, इसमें जो है प्राइस डिफर करती है कमोडिटी के यूनिट के हिसाब से. मिनट इस्तेमाल हो रहे हैं दिन को, वो महंगे हैं. मिनट इस्तेमाल हो रहे हैं रात को, वो सस्ते हैं टेलीफोन के, मोबाइल सेट के. ठीक है. सो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी. ओके. नाउ look at this diagram. So simple, you can see this diagram and you can easily understand this, right. So चूँकि मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो डिमांड कर्व है वही एवरेज रेवेन्यू और वही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन जाता है. तो यू कैन सी कि मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं बी पॉइंट पर. ठीक है. तो बी पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट. उससे नीचे गिराया तो क्वांटिटी तय हो गई और इसको वाई एक्सिस पे लेके गए तो प्राइस तय हो गई. ठीक है. सो आप देखें
जबकि कॉस्ट जो है वो आपने मेजर करने के लिए ई पॉइंट पर आपका कॉस्ट एवरेज शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट है और एफ आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसमें बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौर से देखिए कि वो मोनोपोलिस्ट जो है उसमें वो OQ1 जो है वो क्वांटिटी सेल करेगा OP1 प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये वो प्राइस है, मिनिमम प्राइस है जिस पे मोनोपोलिस्ट जो है वो चीज़ को बेचेगा। अब आप देखें कि P1 B और A, आप इसे गौर से देखें P1 A और B, ये वो ट्रायंगल है जो कि आपको जो है इस ट्रायंगल पर आप देखें कि P1 B और A एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप देखें इस जगह से इधर तक और फिर इधर तक, ये जो ट्रायंगल है ये सारा एरिया ये कंज्यूमर सरप्लस था, ठीक है। P1 B एंड A, दिस इज अ ट्रायंगल, ये कंज्यूमर सरप्लस था। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये सरप्लस कंज्यूमर की जेब से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और कम से कम कहाँ पे बेचा जा रहा है वो आप देख लें, आप इसे गौर से देखें कि वो P1 तक बेचा जा रहा है, ठीक है। सो अगर वो P1 पे भी बेचे तो उसका जो है प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो P1 BEF के बराबर है, ठीक है। इसको हम देखिए, आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा। अब लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और लुक एज शोन इन फिगर, firm equates MR to short run marginal cost and supplies at level of output Q1, okay. So results in TR being represented by the area OABQ1, right. So और short run total cost by the area OFEQ1 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और pure profit by the area FABE, okay. So each consumer who purchases commodity is paying his or her maximum willing to pay, right. So WTP हम जो है willingness to pay के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं for commodity. So each consumer who purchases commodity is paying his or her maximum willingness to pay, WTFP, for commodity. So receives zero consumer surplus from purchasing commodity, right. So area जो है वो FABE contain total consumer surplus for output level of Q1 which firm capture, वो firm capture कर लेती है. So lowest price offered by firm is P1 which is equal to SMCQ1, okay. So आप डायग्राम को गौर से देखिएगा. So because additional revenue generated by selling an additional unit of output is less than the additional cost, short run marginal cost, okay. Now last consumer willing to purchase commodity pays the lowest price, okay. P1 जो आखिरी कंज्यूमर, आखिरी, ठीक है, वो कितनी प्राइस देगा? P1, राइट. और कंज्यूमर हु आर नॉट विलिंग टू पे P1 डू नॉट परचेज द कमोडिटी. इससे कम जो है वो कोई प्राइस देना चाहे, अगर जो है उसके पास पैसे हो तो वो चीज़ बिल्कुल खरीद नहीं पाएगा. ऑल अदर कंज्यूमर हु डू परचेज कमोडिटी पे अ प्राइस हायर देन P1 इक्वल टू द मैक्सिमम WTP, willingness to purchase. So first degree price discrimination is difficult to attain, you know. क्योंकि आप देखें ना कि कंज्यूमर की डिमांड को टैप कर लेना और बिल्कुल परफेक्टली टैप कर लेना और फिर उसकी जेब से वो सारा विलिंगनेस जो टू पे है वो निकाल लेना, ठीक है. तो इट इज़ रियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. बट जैसे कि आप देखें ना कि आप सड़क पे जो है वो एक फ्रूट वाला है, तो वो किस तरह अंदाज़ा लगाएगा कि कौन सी गाड़ी वाला जो है ये फ्रूट किस कीमत पर लेने को तैयार है, ठीक है. सो जैसे कि अगर आप देखें कि price vary depending on the type of automobile consumer is driving and where he is from, okay. So ये it's very difficult to judge कि जी इतनी बड़ी गाड़ी में जो बंदा है वो फ्रूट की मिसाल है, वो इस सेब की क्या प्राइस देने को तैयार है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो सेलर है वो कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको टैप कर ले, ठीक है. तो इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन, ओके. Now, intertemporal price discrimination. So, type of first degree price discrimination में हम बताया product price is based on different points in time. Okay, price is initially set high.
to capture consumer surplus for those consumer willing to pay high price rather than wait. Okay, so प्राइस को मैक्सिमम हाई लेवल पे रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो खरीद लेगा, ठीक है, जो वो जिसकी विलिंगनेस है खरीदने में, ठीक है, और वो वेट नहीं करना चाहता कि प्राइस कम हो तो मैं लूँ, तो वो फौरी तौर पे ले लेगा। फिर प्राइस थोड़ी सी कम की जाती है, जिससे फिर वो कंज्यूमर जो है जिसकी विलिंगनेस वो पावर ऑफ परचेज के अंदर आ रहा है वो परचेज कर लेगा, ठीक है। टू कैप्चर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम दोज कंज्यूमर विलिंग टू पे हाई प्राइस रेदर देन वेट। सो प्राइस इज लोअर्ड ओवर टाइम, वक्त के लिहाज से प्राइस को कम किया करते चले जाते हैं, ठीक है। टू कैप्चर फर्दर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम दोज कंज्यूमर अनविलिंग टू पे हाई प्राइस एंड विलिंग टू वेट। ओके, सो कुछ कंज्यूमर वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर प्राइस 10 से 8 हुई तो हम लेंगे, ठीक है। जो 10 से 8 के लिए वेट कर रहे होते हैं, जब प्राइस जो है वो 8 होती है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। जब कुछ कंज्यूमर वेट कर रहे होते हैं, अगर इस चीज़ की प्राइस 7 हुई तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो वक्त के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत को कम करते चले जाते हैं, जिससे जो है वो सारा वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्रॉफिट की मद में ले लेते हैं। ओके, सो प्राइस को ओवर टाइम लोअर किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू कैप्चर फर्दर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम दोज कंज्यूमर अनविलिंग टू पे हाई प्राइस एंड विलिंग टू वेट। ओके, नाउ टू पार्ट टैरिफ, राइट। Consumer pay for ability to purchase a commodity and possibly again for actual commodity, ठीक है। अब आप इस तरह से, इससे पहले कि हम ये देखें ना, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे कि आप पार्क में जाते हैं, पार्क में एंट्री की फ़ी है, ठीक है, आपने वो फ़ी दी और पार्क में गए ताकि आप झूले ले सकें, आप राइड्स ले सकें, ठीक है। तो आपने पार्क में एंट्री की फ़ी दे दी और फिर आप एंटर हुए। आप किस लिए गए थे? झूले लेने, ठीक है। तो एक्चुअल जो काम है वो बाद में, ठीक है जी। सो जैसे कि किस क्लब की मेंबरशिप फ़ी है, ठीक है जी, तो आप जैसे कि गोल्फ क्लब की मेंबरशिप फ़ी देंगे, ठीक है, उसके बाद आप गोल्फ खेलेंगे, ठीक है। फिर गोल्फ खेलने की आप जो है वो प्राइस पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पे एन एंट्रेंस फ़ी to get into the park and then pay for rides. So it means consumer pay for the ability to purchase a commodity and possibly again for actual commodity. So पहले consumer pay करता है for ability to purchase a commodity और फिर वो जो है वो पे करता है जो चीज़ के जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। So firm will price discriminate on entrance fee to extract as much as of a consumer's willingness to pay as possible. Okay, so commodity being sold is priced so it will maximize admission. Okay, and subject to constraint that additional output cannot be sold below the P is equal to short run marginal cost. So उससे कम पे वो नहीं बेची जाती, ठीक है। Will expand number of consumer paying entrance fee compared with no price discrimination condition of MR is equal to short run marginal cost, right? So without discrimination जो equilibrium है उसकी बात है, ठीक है। Now price discrimination on the entrance fee is achieved through coupons and discounts by age or the membership इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो आई मीन देखें, जैसे कि ये पार्क्स हैं, कई पार्क्स हैं जिसमें अबव 60 जो है जो सिटीज़न जो कि 60 साल से ऊपर के हैं तो उनकी फ़ी जो है वो ना होने के बराबर होती है। इसलिए इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो बिलो 14 और 10 ये बच्चे होते हैं उनकी फ़ी एंट्रेंस जो हाफ होती है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट टैरिफ, राइट। तो उसके लिए देखिए, एक पार्ट आपने पार्क के अंदर एंटर होने के लिए और दूसरा पार्ट जब आप झूला झूल रहे हैं उसके लिए आपने दिए, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन एंट्रेंस फीस इज अचीव्ड थ्रू कूपन्स एंड डिस्काउंट्स बाय एज और फॉर मेंबरशिप इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जगह जैसे कि आप गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने गए हैं, अगर आप मेंबर हैं ऑलरेडी तो आपको कम पैसे चार्ज किए जाएंगे गोल्फ खेलने के, और अगर मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ना सिर्फ एंट्रेंस फी दे रहे हैं आप बल्कि हाई आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रोज़मर्रा में आप देखेंगे किस तरह से जो है एक मोनोपोलिस्ट एक चीज़ को 2 मुख्तलिफ कीमतों पर दे रहा होता है, ठीक है। नाउ अब हम जो है वो जो डायग्राम इस्तेमाल की थी उसी से 2 पार्ट टैरिफ समझने की कोशिश करते हैं। 2 पार्ट टैरिफ अज्यूम ओनली 1 कंज्यूमर इज आल्सो इलस्ट्रेटेड इन टेबल फिगर 13.1 जो प्रीवियस हमने बताई है, ठीक है जी। तो फर्म
costs. An entrance fee that takes all consumer surplus. राइट वो कहाँ पर, वो कौन सी होगी, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट, राइट. और वो उस जो डायग्राम थी उसमें वो कहाँ पर थी, P1 पॉइंट था, ठीक है जी. P1 जहाँ पर मार्जिनल कास्ट ने उसकी डिमांड कर्व को टेंजेंट बनाया था वो P1 पॉइंट था, ठीक है. तो वो एरिया आप देखिएगा P1AB, ओके. देन सेट्स अ प्राइस ऑफ P1 दैट रिजल्ट्स इन आउटपुट Q1. प्राइस P1 सेट होगी और Q1 जो है वो आपकी जो है वो आउटपुट होगी, ठीक है. सो फर्म्स प्रॉफिट इज सेम एज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, FABE, no dead weight loss, right, exist. Now, however, maybe social welfare implication for transfer of surplus from consumer to firm, right? So firm will also use a two-part tariff in pricing tie-in sales. आपको मालूम है ना, ये रोजमर्रा की आपकी चीज़ है. Firm with monopoly power will require consumer to purchase two or more commodities that are complementary goods. ठीक है, एक चीज़ लें तो दूसरी साथ लेनी पड़ेगी, ठीक है. ऐसे जैसे बंडल्स में आपको चीज़ लेनी पड़ती है, ठीक है. किसी ज़माने में IBM जब लेते थे तो ये साथ उसके साथ जो पंच कार्ड है ना वो भी लेना जो है वो ज़रूरी हुआ करता था, ठीक है जी. So price computer at a perfectly competitive price, then employed monopoly pricing for punch card where marginal revenue is equal to short run marginal cost और वो less than price, ठीक है. Now bundling, you know, in many cases firms are unable to practice first degree price discrimination, ठीक है, because consumer preferences are not completely revealed. मैंने आपको पहले बताया था जो है मोनोपोलिस्ट हैव टू टैप द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ओके. सो कंज्यूमर की डिमांड टैप करना इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट जॉब, ओके. सो क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस खुल के सामने नहीं होती इसलिए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है. देन कॉस्ट ऑफ रिवीलिंग दीज प्रेफरेंस मे बी प्रोहिबिटिव, राइट. सो इन सच केसेस difference in consumers' willingness to pay for commodities and marginal cost of producing commodities can be exploited by selling commodities in bundles, right. So bundling exists when a firm requires consumer to purchase a bundling exists when a firm requires consumer to purchase a package or set of different commodities rather than some subset of the commodities, okay. So for example, many portrait studios will sell a package of photo in different sizes and poses rather than each photo separately. So आपको जैसे कि इकट्ठा एक जो है ना वो पूरा सेट लेना पड़ता है, ठीक है ना. तो अलग-अलग से नहीं ले, जैसे टी सेट आपको पूरे का पूरा लेना है, ठीक है, आप अलग-अलग से नहीं ले पाते, ठीक है. अगर अलग से कपलिंग है वो बहुत महंगा होगा, ठीक है. सो इस तरह से बंडल्स में अगर आप फोटो शूट के लिए गए हैं तो फिर आपको सारे एंगल्स और सारे साइज़ की फ़ोटोज़ जो हैं वो लेने होते हैं, ठीक है. सो इस तरह से बंडलिंग जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो एक बंडल में दिया जाता है चीज़. So, effective method for enhancing profit when consumer have heterogeneous demand, that mean mixed demand, ठीक है. But firm is unable to effectively separate consumer by their preference and then price discriminate. So फिर क्या होता है, specifically bundling is an alternative when firms are unable to perfectly price discriminate. For example, automobile dealer often offer a package containing a number of options such as leather seats and anti-lock brakes. So consumer can purchase package containing leather seats and anti-lock brakes. So they cannot purchase leather seat or anti-lock brake separately. So आपको एक बंडल की सूरत में वो चीज़ लेनी है, आप अलग से वो जो है उसमें से कुछ चीज़ें नहीं ले सकते, ठीक है. तो ये सूरत हाल होती है, ठीक है. नाउ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. फर्स्ट डिग्री आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी. फर्स्ट डिग्री सिंपली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आप ये समझ लें कि जितना कंज्यूमर का सरप्लस है बाय टैपिंग देयर डिमांड तो जो प्रोड्यूसर है वो उनकी जेब से निकाल लेता है, ठीक है जी. तो ये फर्स्ट डिग्री. अब सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, bulk rate discount is an example of second degree price discrimination commonly used by public utility, right. For example, per unit price of electricity offer depend on how much is used. आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम होगा कि आप फर्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू यूज एट योर होम, राइट, वो चीप होते हैं, ठीक है. उसके बाद वाले 50 उससे हायर प्राइस पे, उससे बाद वाले 100 उससे हायर प्राइसेस पे, ठीक है जी. तो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बहुत अच्छी मिसाल है, ठीक है जी. सो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को नॉन लीनियर प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है जी. तो ये कब होती है, ये कब आकर करती है, ठीक है. वेयर अ फर्म विद मोनोपोली पावर सेल्स डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर डिफरेंट पर यूनिट प्राइस. सो
आप देखें कि पहली चीज़ क्या है कि फर्म जो बेचने वाली है वो, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये ज़रूरी है कि फर्म जो है वो मोनोपोली हो, उसकी मोनोपोली, ठीक है। सो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट अगर डिफरेंट प्राइसेस पे बेचे, ठीक है जी, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। इस सूरत में जो जैसे कि पहले 100 यूनिट चाहे वो मैं बाय करूं, चाहे कोई जो है वो कोई किसी तरह का भी कंज्यूमर बाय करे, सीनियर सिटीजन बाय करे, ठीक है, वो पहले 100 यूनिट सबके लिए एक ही प्राइस पर है, ठीक है जी। सो every consumer who buys same unit amount of commodity pays same unit per price. So price differ across commodity units and not across the consumer. So ये आप देखें ना, प्राइस कमोडिटी के हवाले से जो है वो डिफ़र कर रही है, कंज्यूमर के हवाले से डिफ़र नहीं कर रही। अगर जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो सीनियर सिटीज़न है या वो यंगस्टर है या वो जो है वो लेबरर है या वो कोई भी है, ठीक है जी, तो उसको पहले 100 यूनिट की एक ही प्राइस देनी पड़ेगी। अगर वो 100 से ऊपर 150 के दरमियान इस्तेमाल करते तो फ्रॉम 100 to 150 जो है वो यूनिट प्राइस चेंज हो जाती है। अगर आप देखना चाहें ना, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखें तो उसमें लिखा हुआ होगा कि फर्स्ट 100 यूनिट्स की प्राइस क्या है और नेक्स्ट 50 यूनिट की, फिर नेक्स्ट 50, वो डिफरेंट जो है ना वो इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है जी। सो नंबर 1, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बेचने वाले के लिए को मोनोपोलिस्ट होना चाहिए। सो ये तीनों, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड, तीनों में ज़रूरी है जो डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब बेचने वाला मोनोपोली पावर रखता है, ठीक है जी। सो दूसरी चीज़ देखिए आपने कि अगर कंज्यूमर का सारा सरप्लस निकाल लिया जाता है तो वो फर्स्ट डिग्री होगी, ठीक है जी, तो कंज्यूमर का डिमांड टैप करके, ओके। सो इस सूरत में ये कि जो एवरी कंज्यूमर जो है उसको जो है वो सेम प्राइस देने की पड़ेगी खास यूनिट्स तक, राइट। सो प्राइस डिफर अक्रॉस कमोडिटी यूनिट, नॉट अक्रॉस द कंज्यूमर। सो सेम प्राइस शेड्यूल इज ऑफर्ड टू ऑल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर सेल्फ सेलेक्टेड विच प्राइस पर यूनिट दे विल पे, ओके। सो इट इज कंज्यूमर्स चॉइस के वो फर्स्ट 100 यूनिट या 150 तक या वो कौन सा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो मिक्स्ड bundling is an alternative type of bundling associated with second degree price discrimination. Firm will offer commodities both separately and as bundles, right, with bundle price below sum of individual prices. So अगर आप बंडल में चीज़ लेते हैं तो आपको जो है वो सस्ती मिलेगी और इंडिविजुअल चीज़ें लेते हैं तो वो आपको सस्ती मिलेंगी, ठीक है। सो एक जो नुक्ता आपको बताना है ना वो ये है कि price differs across commodity unit, not across consumers under second degree price discrimination, okay. Now in some cases it may be possible for a firm with monopoly power to earn a pure profit only if it price discriminates, okay. So consider second degree price discrimination where a monopoly establishes two prices for a commodity, a higher per unit price for commodity offered in a smaller size and lower price unit price for a larger size, right. So अब ये next diagram के हवाले से हम बात कर रहे हैं 13.2 next diagram में हम देखेंगे monopoly would be operating at a loss if it offers a single per unit price for commodity, ठीक है। short run average total cost curve does not cross average revenue curve at any point. So ये अब next slide में देखेंगे। No single price will yield a positive pure profit. If firm price discriminate, it will earn a pure profit by selling Q1 unit of commodity in smaller unit size at a price of P1 and Q1 unit for commodity in a larger unit size at a price of P2. Look at this diagram, okay? Look there. Here we go. अब देखें इस डायग्राम को बड़े गौर से देखें, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है, डी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू को कट कर रहा है, ठीक है। अगर ये Q2 क्वांटिटी आप बेचते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो अबव द एवरेज रेवेन्यू का है, राइट, बल्कि थ्रू आउट अबव है। सो इट मीन कि देयर इज नो एनी प्राइस, कोई भी ऐसी प्राइस नहीं है कि जिसमें आप देखें कि जो फर्म जो है वो प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। तो अब उसके लिए प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो जो है वो आप ज़रा गौर से देखिए कि Q2 से
Q1 तक, राइट, सो फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, सो इतनी कमोडिटी वो बेच रही है किस प्राइस पर, P2 पर, ओके, इस प्राइस पर वो बेच रही है, ओके, राइट। सो अब लेकिन यहाँ से लेके Q1 तक वो इस प्राइस पर बेच रही है, राइट। तो अब देखिए कॉस्ट जो है वो कर्व जो है वो ये जा रहा है आपका, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रॉम O to OQ1, this shaded area, right, this is the profit, okay, pure profit, right. So in this case, right, from Q1 to Q2 आप देखिए cost is more than price, so this shaded area is loss, is that right? Okay, so look at this, KS from SATC to BAP1, this is the pure profit by selling OQ1, and EDCB, this is the area जो है वो लॉस फेस कर रहा है। तो अब देखें कि अगर वो डिस्क्रिमिनेट ना करे तो वो कोई भी प्राइस रखे तो उसे लॉस होगा। सो इट मीन कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़रूरी होगी उसके लिए, ठीक है। तो उसने डिस्क्रिमिनेट किया और उसका जो है वो प्योर प्रॉफिट जो है पॉजिटिव, ओके। सो इट मीन बाय जो Q1 जो है वो लॉस पे बेच रहा है और OQ1 प्रॉफिट पे बेच रहा है, राइट। सो प्रॉफिट एरिया आप देखें शेडेड एरिया SATC2 BAP1, राइट, और इन केस ऑफ Q1 Q2 सेल्स, राइट, EDCB इज द लॉस, ऑलराइट। नाउ further explained, right, pure profit from selling smaller unit size is represented by the area SATC2 P1AB as mentioned, right. तो मैंने आपको बताया, so greater the loss from selling larger unit size area EBCD, okay. Consumer can now consume a commodity that would not be available if firm did not price discriminate, okay. Firm can earn a pure profit. Both consumer and firms are better off by price discrimination. One justification for allowing regulated monopoly to practice price discrimination, ये एक justification आपने देखा ना कि किस तरह से both consumer and firms are better off by price discrimination, okay. So अगर वो ज़्यादा वाले वो सस्ता मिल रहा है, कम वाला वो महंगा मिल रहा है, राइट। तो दोनों सुनो, कंज्यूमर को भी फ़ायदा, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा। इसीलिए जो है जब ये दोनों को फ़ायदा होता है तो फिर अलाउ किया जाता है मोनोपोली फर्म्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ओके। So now we'll discuss self-selection constraint. One problem with a firm maximizing smaller unit revenue, वो क्या है? Consumer rather than firm determine who will purchase smaller versus larger size of the commodity. So ये बहुत बड़ा issue है, ठीक है जी, कि consumer नहीं determine करता है कि वो कौन सा unit इस्तेमाल करेगा। Nothing to prevent a consumer, आप देखें ना, nothing to prevent a consumer who usually purchase commodity in bulk from the purchasing smaller size unit. If firm price or quantity solution of P1 Q1 yields unintended result of consumer shifting from purchasing large size unit to smaller size unit will not be profit maximizing solution, okay. Now firm instead must determine optimal price and quantity that will provide incentive for consumer to purchase unit size that maximize firm's profit. So firm अगर चाहती है अपना profit maximize करे तो फिर उसको कोई ना कोई incentive देना होता है कि जो consumer है वो option choose करे जिसमें firm को profit हो रहा है, ठीक है। Okay. If consumer surplus for consumer purchasing large size unit is greater than the surplus from the purchasing smaller size unit, फिर क्या होगा? Consumer will self select and purchase larger size unit, okay? अगर consumer को surplus हो रहा है large size unit खरीदने से ज़्यादा हो रहा है स्मॉल साइज जो है वो यूनिट खरीदने से, तो फिर कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल सेल्फ सेलेक्ट एंड परचेज लार्जर साइज यूनिट, अदरवाइज सेल्फ सिलेक्शन विल नॉट अकर एंड बल्क परचेजेस विल स्विच टू परचेजिंग स्मॉलर साइज यूनिट, ओके। नाउ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Some manager believe only reason a firm would sell its product at a lower price in its foreign market, okay. So जैसे मैंने आपको बताया था लोकल और फॉरेन के हवाले से, to drive competition firm out of business and they then exercise monopoly power by increasing price. Sometimes वो क्या करते हैं अपने प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करके competitive जो है ना वो competing firms को बिजनेस से निकाल के फिर monopoly power को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है. However, in many cases reason is that firm is
practicing third degree price discrimination, which is common form of price discrimination. Third degree is quite common, right? So for example, senior citizen discount, lower prices in foreign versus domestic market, and happy hours, and these all stuff, right? So whenever market have different demand elasticity and attribute whenever market have different demand elasticity, arbitrage among market is impossible, right? Firm can engage in third degree price discrimination. ये कब हो सकती है? When occurs a firm monopoly power sells output at different consumer at different prices. Monopoly है, different consumer को different prices पे बेच रहा है, ठीक है? Every unit of output sold to given category of consumer sells for same price, okay? मीन राजा बाजार में अगर बेचा जा रहा है तो सारे कंज्यूमर को उसी प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक है? सुपरमार्केट में अगर वो महंगा बेचा रहा है, सारे कंज्यूमर को उसी प्राइस पे बेचा जा रहा है. ये आपको मैंने शुरू में ये जो है ना वाज़ेह कर दिया था, ठीक है? लोकल एंड फॉरेन मार्केट्स हैं, ठीक है? लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है, महंगा बेचा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी मोनोपोली है, लेकिन फॉरेन मार्केट के अंदर तो उसकी मोनोपोली नहीं है, वहाँ पे और भी कंपटीटर्स होंगे, राइट? सो वहाँ पे जैसे कंपटीशन फेस करना होता है, लिहाजा वो कम प्राइस पे बेच रहा होता है. तो हमने देखा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जगह के लिहाज से, ठीक है? सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जगह के लिहाज से भी हो सकती है, टाइम के लिहाज से भी हो सकती है, कंज्यूमर के लिहाज से भी हो सकती है, ओके? So, in contrast to second degree price discrimination where price differ across the commodity unit and not across consumer, in third degree price discrimination price differ across consumer and not across commodity. Now across consumer है, commodity के हवाले से नहीं है. second degree में आपने देखा according to commodity not consumer था, ठीक है? Now here अब आप कंसिडर करें दो मार्केट्स, ओके, राइट? मार्केट 1, मार्केट 2, ओके? सो टोटल रेवेन्यूज फर्म का कितना होगा? अब पहले तो आपको याद दहानी कराते हैं, आपको याद भी होना चाहिए और याद भी होगा. आपको मैंने बता रखा था कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. Okay, remember? So the total price, total revenue is price into quantity. Okay, so मैं कह सकता हूँ कि total revenue is equal to price into quantity. Is that right? अब आप ज़हन में रखें markets कितनी है? 2. Okay, so let's say total revenue 1 is equal to price 1 and quantity 1. Okay, so total revenue 2, second market का price 2 and quantity 2. Okay, so हम कह सकते हैं कि total revenue is equal to TR1 plus TR2. Is that right? Okay, so TR1 when we sell quantity Q1. Okay, TR2 when we sell quantity Q2. We can say this. Okay, so total revenue जो है मोनोपोलिस्ट के इस तरह से हो सकता है, ठीक है? तो इसी तरह से प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 एंड प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2. ओके, अब इसमें एक चीज़ आपको बताऊं वो बड़ी अहम है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों मार्केट्स में आप देख रहे हो, चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो एक जगह पे प्रोड्यूस किया, कॉस्ट सेम है, ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू 1 प्लस टोटल रेवेन्यू 2 माइनस कॉस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ दैट monopolist firm. Okay, now anyway, so I hope you understand this. So Q is equal to Q1 plus 2 प्लस Q2. Q1 स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी जो कि बेची है उसने एक मार्केट में, Q2 जो दूसरी मार्केट में बेची है, ठीक है? सो इस तरह से. इज इट क्लियर? ओके, नाउ विल गो हियर. अब देखिए इन जनरल फॉर के मार्केट्स, राइट? के आप हम अज्यूम कर लिया, ठीक है जी? सो माइनर रेवेन्यू J इज Q J steric is equal to small run marginal cost into Q steric for all K markets, right? वो जितनी भी markets हैं, इसमें confuse बिल्कुल नहीं होना. इंशाल्लाह हम जो है मैथमेटिकली ये सारे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के भी, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे, ठीक है? सो जनरली बस एक आपको जैसे क्रूड सा आइडिया देना है क्योंकि लेटर ऑन जो है हमने ये करने हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ये थोड़े से जो है आपको माइनर रेवेन्यूज़ और इनकी इक्वेशंस आपको बताने की कोशिश की, ठीक है? इफ़ अ मोनोपोली कैन डिवाइड इट्स मार्केट इनटू के इंडिपेंडेंट सब मार्केट्स, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? के इंडिपेंडेंट सब मार्केट मीन लेट्स से के इज 2. ओके, सो देन देयर आर 2 मार्केट्स, मार्केट 1 एंड मार्केट 2.
Okay, so K if is equal to 3, then market 1, market 2 and market 3. Understand? So that is why I used the K. It should divide overall output among K market in such a way that it equalize marginal revenue obtained in all market, right? So जो है वो इस तरह से डिवाइड करेगा कि माइनर रेवेन्यू तमाम मार्केट से इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है. द कॉमन माइनर रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द माइनर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल आउटपुट. ओके, सो माइनर कॉस्ट जो कॉमन माइनर रेवेन्यू है, यू रिमेंबर कॉमन माइनर रेवेन्यू, सो माइनर रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनर रेवेन्यू 1 plus minor revenue 2. 1 stand for first market, 2 stand for second market. So minor revenue, overall minor revenue should equal to minor cost. ये equilibrium की condition है, you know very well. Okay, now price charge in each market is determined by the substituting QJ into the market average revenue PJ, that is AR QJ, right? So a graphic illustration to two markets, say foreign and domestic, is provided in figure 13.3. let's see. Okay, here we go. Here we go. Look at this, right? So look at your screen, right? On, you know, extreme left side of your screen, that is market 1, that is foreign. Then it is market 2, that is domestic, right? You can see here it is foreign market, it is domestic market. Okay, so well, now look at this. इस foreign market के अंदर ये more elastic है, डिमांड कर्व्स और माइनर रेवेन्यू कर्व, यू कैन सी इट. और डोमेस्टिक मार्केट में लेस इलास्टिक है. ऐसा बोला क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उसकी मोनोपोली, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, इसलिए लेस इलास्टिक है, राइट. सो फॉरेन मार्केट में मोर इलास्टिक है. प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली करो, डिमांड में बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी, राइट. क्यों? क्योंकि देयर आर अदर सेलर्स हु आर देयर, यू नो, कि उनके वो सब्स्टिट्यूट है उनके पास, तो वो आपकी जगह पे बेच लेंगे. सो फॉरेन मार्केट जो है वो देखें वो मोर इलास्टिक, और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो लेस इलास्टिक है. ओके, सो और ये थर्ड डायग्राम को जो है वो देखें, आपका ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. जो फोर्थ सेट है उसको एक कुछ देर के लिए जो है ना आप इग्नोर कर दें, विल टॉक अबाउट यू नो लेटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज वेयर देयर माइनर कॉस्ट इज इक्वल टू माइनर रेवेन्यू. हियर स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. Okay, so take this equilibrium to this side. Okay, here this is the point where marginal revenue is marginal cost. So इसे नीचे गिराएं, क्वांटिटी तय हो गई, इसको ऊपर ले जाएं तो ये P स्टेरिक 2 तय हो गई. इट मीन डोमेस्टिक मार्केट में P2 स्टेरिक प्राइस पर Q2 स्टेरिक कमोडिटी बेची जा रही है. ओके, नाउ again take this point and come here. This is the point where minor revenue is equal to minor cost. Okay, this is the minor cost. Why I didn't draw the minor cost here and here? Because you know कोई भी मार्केट हो फर्म का माइनर कॉस्ट तो सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम आ रही है, ठीक है. तो ये दिस इज द अनदर इक्विलिब्रियम. इसे नीचे गिराया तो Q1A स्टेरिक, ऊपर ले गए तो P1 स्टेरिक आ गया. इट मीन इन फॉरेन मार्केट जो फर्म है वो Q1 स्टेरिक क्वांटिटी बेच रही है, और किस प्राइस पर? P1 स्टेरिक पर बेच रही है. Okay, so first of all you can see that in local and foreign market, in local market you know you can say domestic market they are charging higher price. Okay, and in foreign market they are charging lower prices. You can say P1 and P2. You can see the difference. Okay, it's a big difference. All right, understand this? Okay, now again you know you can see this is how you know the price determined under the price discrimination. Okay, now come on and see the here in this diagram, in the third part of the diagram. Okay, well now you can see that ये वो है जहाँ पे no price discrimination है. This is the equilibrium point. Okay, here we go, here this is the price, that one, which is lower than the price which producer is charging from domestic market and higher than from the foreign market. Okay, so you can see this point Q steric is basically Q1 plus Q2, mean from here to here plus from here to here we can get this. Okay, understand? So this is how we can explain the price discrimination for two markets. Okay, so well try to understand this, try to learn this. इसके बाद वाली स्लाइड्स के ऊपर यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए. ठीक है, सो फॉरेन मार्केट इज चार्ज लोअर प्राइस, राइट. ठीक है, क्यों लोअर प्राइस चार्ज की फॉरेन मार्केट में? रीज़न वहाँ पर
डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक क्यों है? क्योंकि फॉरेन मार्केट के अंदर तो उसकी मोनोपोली नहीं है ना, मोनोपोलिस्ट की, उसकी तो लोकल मार्केट में मोनोपोली है, वहाँ पे उसने दूसरी फर्म्स को कम्पीट भी करना ले वो लोअर प्राइस चार्ज। ठीक है, सो मोर प्राइस सेंसिटिव ड्यू टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स। सो price will be lower in market where demand is more elastic and arbitrage is not possible. Okay, now if एक दो शर्तें मैंने आपको बताई थी ना, शर्त वो एक, दोनों मार्केट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए, और दूसरी शर्त कि जिस मार्केट में सस्ती बिक रही है उससे कोई और ख़रीद कर जहाँ पे महंगी बिक रही है वो बेच ना सके। सेगमेंटेड वो यानी कि जहाँ से सस्ती बिक रही है ख़रीद कर वहाँ पर ना बेच दे जहाँ पे महंगी बिक रही है, तो फिर मोनोपोलिस्ट जो है उसका जो है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने का जवाज़ नहीं रहेगा। ठीक है जी। सो इफ़ अ फर्म इज़ एबल टू सेगमेंट इट्स मार्केट बेस्ड ऑन दीज डेमोग्राफ्स, it can price discriminate and potentially enhance its profit. Okay, here we'll go no price discrimination, right? So this is the fourth part, I think, right? The fourth part of the diagram 13.3, right? So I explained it, but here जो आपके सामने भी है कि this figure illustrates relationship between ordinary monopoly, no price discrimination, right, and price discrimination. Okay, this the last part of the diagram treats ordinary monopoly, right? There is no price discrimination, right? So maybe वो price discrimination इसलिए नहीं कर रहा कि दोनों मार्केट्स के अंदर इलास्टिसिटी डिफरेंट नहीं है, या वो एक जगह से कोई ख़रीद कर दूसरी जगह पे बेच, सस्ती जगह से ख़रीद कर महंगी जगह पे बेच ना दे, इसको रोक नहीं पा रहा, तो इट मीन राइट। तो अब हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल मार्केट डिमांड का, राइट? सो इंडिविजुअल मार्केट डिमांड का एक मार्केट और दूसरी मार्केट का हॉरिजॉन्टल सबमिशन जो है वो मार्केट डिमांड का इस फाइनल में। ठीक है, सो optimal output where marginal cost is equal to marginal revenue and output Q1 associated with the common price P dash. Common price is between price charge into two markets, segmented price discrimination in practice. So that price, is in between two market, mean foreign and local market जहाँ पे discriminate कर रहा था उनके दरमियान में। ठीक है, so at this common price firm sells Q1 in the market 1 and Q2 in the market 2, where MR1 is greater than MR2. Firm could increase profit by practicing price discrimination. Okay, here we go. Now, effect of third degree price discrimination is social welfare is ambiguous, right? So ये कोई वाज़े नहीं है कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कुछ सोशल वेलफेयर भी जो है के साथ कोई ताल्लुक़ है, क्या इससे सोशल वेलफेयर होती है या सोशल वेलफेयर नहीं होती। ठीक है जी। सो सफिशिएंट कंडीशन फॉर सोशल वेलफेयर टू decline is if total output from price discrimination does not increase. Okay, now sufficient condition for social welfare gain is ये उसके उलट। ठीक है जी। In third degree price discrimination result is satisfied demand in a market where zero output would be supplied with no price discrimination. Okay, now for example, prior to airline deregulation, airline could not compete in terms of price and were required to service certain routes. Okay, so वो प्राइस को compete भी नहीं कर सकते थे, डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते थे, उनको किसी खास चंद रूट्स पर वो जो है वो अपनी एयरलाइन चला सकते थे। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, रिजल्टेड इन मैनी एम्प्टी सीट इन द फ्लाइट एंड एयरलाइन competing for passenger in terms of service and meals, right? So फिर फर्म्स एयरलाइंस आपस में compete करती थी किस तरह से, सर्विस अच्छी देकर, अच्छे खाने देकर। ठीक है जी। लेकिन since regulation airline compete in terms of price, okay, they generally fill every seat, right? Resulted in generally expand airline travel, satisfying market that were small or non-existent before. Okay, so before regulation जो है वो compete करती थी एयरलाइन से सिर्फ एक बेस पर, खाना वाना अच्छा दे के वहाँ पे अंदर जहाज़ की सर्विसेज अच्छी। जब जो है डीरेगुलाइजेशन के बाद या डीरेगुलेशन के बाद जो है वो एयरलाइन ने compete करना शुरू कर दिया प्राइस के ऊपर, राइट? तो फिर उससे क्या हुआ, सीट्स भरना शुरू हो गई। आप एडवांस बुकिंग करवा लें तो वो आपको कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, आप एट द निक ऑफ द टाइम यू वांट टू बाय द एयर टिकट, वो आपको महंगी मिलेगी। ओके, so combination of discrimination techniques, right? Combination of discrimination techniques. If an effort to earn short-run pure profit, firm will employ combination of these three price discrimination techniques will constantly be
devising new method for price discrimination. For example, US का जो पोस्ट ऑफिस है use both second and third degree price discrimination in the price mail delivery. In long run, cost will adjust to any short run profit from price discrimination, leading to a long run equilibrium with associated normal profits. So firm failing to engage in price discrimination will experience declining revenues बिफोर स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. तो जो है ना वो बिजनेस से बाहर निकल जाने के इम्कान आते हैं उनके. ठीक है. So an individual consumer can increase her utility by shifting consumption pattern and capturing lower price per unit offered by price discrimination firm. By doing so, consumer is able to recoup some of surplus appropriated by the firm. Unfortunately, firm constantly change their prices or quality as market condition change. So ये एक इशू है. ठीक है. अदरवाइज जो है वो कंज्यूमर जो है एडजस्ट करके अपनी जो है वो सरप्लस जो है वो ज़्यादा कर सकता था. ठीक है. Change in price discrimination have resulted in a whole industry developing for assisting consumers. For example, travel agent will assist consumer in finding lowest fare for particular destination. You know, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, राइट. ट्रैवल एजेंट, आपको ट्रैवल एजेंट से आप उनसे बात करते हैं कि जी मुझे टिकट चाहिए, तो वो फिर वो सर्च आउट करते हैं कि आपको सस्ती तरीन अच्छी तरीन टिकट कहाँ से मिल सकती है. ओके. नाउ क्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन. देयर इज डिफरेंस इन कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे फॉर अ गिवन क्वालिटी rather than quantity of a commodity, right? So ये अब क्वालिटी की बात आ गई है. ठीक है. और जैसे कि आप देखें, आप जनरल, आप इससे पहले कि हम इधर जाएं, आपने अपनी जनरली जो रोज़मर्रा में देखा होगा कि जैसे ये मैंने एग्जांपल डीवीडी के हवाले से दिया कि डीवीडी प्लेयर्स जो है कुछ बहुत अरसे के लिए जो उनका लेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो 10, 12, 13, 14 साल के लिए, 15 साल तक के लिए चलता है, तो वो कंपैरेटिवली महंगा होता है. और कुछ में वही डीवीडी सेट, उसमें लेंस जो है वो कमज़ोर लगा दिया जाता है, तो जिससे वो कंपैरेटिवली चीप जो है को मिल जाता है. ठीक है जी. सो फंडामेंटली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड क्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन आर आइडेंटिकल मॉडल. फंडामेंटली असूली तौर पर ये तकरीबन एक जैसी हैं. ठीक है. सेम इम्प्लीकेशन एसोसिएटेड विद वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग hold for quality discrimination. Actually, commodity may be same with a difference only in service, or commonly itself may be altered. Now, product quality can also take from a determining level of its durability. Right, high durable period products such as new consumer appliances designed to last lifetime may result in market saturation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो फ्रीज़र्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं. कुछ ऐसी भी चीज़ें टेलीविज़न और बनाई जो लाइफ टाइम के लिए चलती हैं. अब जो है मार्केट सेचुरेट हो जाएगी, यानी कि लोग लेते चले जा रहे हैं, अब डिमांड नहीं रही. अब क्या होगा? तो फिर इसका हल जो है मोनोपोलिस्ट और ये फर्म्स क्या निकालती हैं कि नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे गाड़ियों का नई मॉडल, राइट. सो अभी गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है, और एज फार एज आई नो कि हर साल गाड़ी का मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से जो है वो फर्म्स जो है वो डील करती हैं इस तरह की कमोडिटीज़ को, जिनकी जो लंबे अरसे तक जिन्होंने जो ड्यूरेबल होती हैं. ओके. अ फर्म में आल्सो फेस कंपटीशन फॉर रीसेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रीवियसली. सो ये भी पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह हैं जो वो रिसाइकल होते हैं और रीसेल हो जाते हैं. ठीक है जी. तो मोनोपोली पावर फर्म कुड बी eroded away. ओके. So quality discrimination, number of strategies firm can use to counter product durability problem, right? Marketing and improved version of the product, changing in the physical appearance. For example, automobile manufacturers generally change their vehicle model, appearance and market models improvement on an annual basis. This was today's lecture, right? So price discrimination, आज हमने 3 तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको बताई. ठीक है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3, राइट. एक सारा कंज्यूमर का सरप्लस निकाल लिया जाता है. दूसरा प्रोडक्ट के हवाले से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तीसरा कंज्यूमर के हवाले से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ठीक है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और एक चीज़ को 2 मुख्तलिफ कीमतों पे बेचना. ठीक है. एक चीज़ को 2 मुख्तलिफ कंज्यूमर को अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, राइट. सो ये जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट की जाती है. फिर हमने क्वालिटी के हवाले से भी बताया, और जो है वो तकरीबन ये मॉडल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और क्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के एक तरह के ही होते हैं. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मॉडल पढ़ाएंगे. ठीक है. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.